गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी हम लोग चैप्टर 14 को ही आगे बढ़ाएंगे क्योंकि चैप्टर 14 में अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है और जो पार्ट मैं तुम्हें आज करा रही हूँ बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। देखो बोर्ड पर तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई दे ही रहे होंगे बने हुए, तो उन स्ट्रक्चर्स को और तुम पढ़ भी चुके हो पहले उन स्ट्रक्चर्स के बारे में, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो और जो बायो के स्टूडेंट हैं तो वो 11th में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अभी उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा जनरल आइडिया देती हूँ। देखो हमारी बॉडी में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो सेल्स होती हैं बॉडी की, उन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं और वो जो जीन्स होती हैं वो जीन्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करती हैं। जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि माना जाता है कि किसी के 36 गुण हैं, कि उसके किसी के 28 कैरेक्टर्स हैं, किसी के कितने कैरेक्टर्स हैं, तो वो जो कैरेक्टर्स माने जाते हैं, वो गुण माने जाते हैं, वो जीन्स के ऊपर ही सिचुएटेड होते हैं। और ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स न्यूक्लिक एसिड के ऊपर सिचुएटेड होती हैं। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो न्यूक्लिक एसिड नाम भी इनका इसलिए दिया गया, द एसिड्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जबकि ऐसा नहीं है कि वो केवल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अलावा भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने सारी उनकी साइड्स लिखी हैं कि किन किन साइड पर कहाँ कहाँ किस किस जगह न्यूक्लिक एसिड हम देख सकते हैं सेल के अंदर। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं बेसिकली दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, DNA एंड RNA। दोनों की फुल फॉर्म तुम्हें मालूम भी है, फिर भी मैंने रिमाइंड करने के लिए एक बार बोर्ड पर लिख दी है कि जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं अगर वो भूल गए होंगे तो एक बार वापस देख लेना कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखो DNA इज रिटन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA इज रिटन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिफरेंस केवल एक बेस का होता है, एक बेस का होता है, एक शुगर का डिफरेंस होता है एक पॉइंट पर। वो दोनों डिफरेंसेस मैं तुम्हें बताऊंगी, जो मेन डिफरेंस है DNA और RNA के बीच में, वो 3 मेन डिफरेंस हैं, वो तीनों मेन डिफरेंसेस मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी पहले इनके स्ट्रक्चर पर चलते हैं। देखो स्ट्रक्चर में जब हम आते हैं, DNA का मैंने साइट लिखा हुआ है कि कहाँ पर ये सिचुएटेड होता है। मेनली इन न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट मेनली इन न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी इंडिपेंडेंट बॉडीज माने जाते हैं कि अगर क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाए, तो वो अपने जैसा दूसरा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। रीज़न क्या है कि उसके पास DNA प्रेजेंट होता है। तो DNA इज मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बट इन सम अमाउंट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो कि अब तक तुमने पढ़ा होगा, अब तक हम मान के चलते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो केवल न्यूक्लियस में होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। न्यूक्लियस के अलावा भी वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं RNA की तरफ। RNA इज मेनली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। RNA का जो मेन साइट है, मेन जगह है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है मेनली, बट इट इन सम अमाउंट इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। थोड़े अमाउंट में ये न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में DNA न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और थोड़े अमाउंट में RNA न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहीं से तुम्हें पॉइंट ऑफ डिफरेंस पता चलना स्टार्ट हो गया है। अब उसके बाद हम आते हैं बेटा, जो RNA है या DNA वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मतलब देखो, पॉली का मीनिंग हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। पॉली मीन्स मैनी एंड न्यूक्लियोटाइड मीन्स कोई एक स्ट्रक्चर है अलग से। जैसे अपना पॉली इथीन आया था, इसी तरह से ये न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है बाकी। देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। एक तो इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है और दूसरा इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होता है। अब तुम अपने आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर एसिड है प्रेजेंट और दूसरा वाला जो पार्ट है, अगर एसिड और दूसरा पार्ट आपस में एक साथ रखे हुए हैं, तो इसका मतलब दूसरे वाले पार्ट में जरूर बेसिक कैरेक्टर है, क्योंकि उनकी आपस में रिएक्शन हुए बिना नहीं रहेगी। कोई भी एसिड ऐसे शांति से बैठा ही नहीं रहेगा, तो उसके आपस में रिएक्शन हुए बिना नहीं रहेगी। तो जो फॉस्फोरिक एसिड है और न्यूक्लियोसाइड है, इसके रिएक्शन से न्यूक्लियोटाइड बनता है। और ये जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने का रीज़न क्या है कि इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक तो 5 कार्बन की शुगर प्रेजेंट होती है और एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है। देखो दोनों एसिड से रिएक्ट करते हैं। अब मैं बताऊं तो मैं कैसे रिएक्ट करते हैं, वैसे पहले बता चुकी हूँ, बट फिर एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। देखो ग्लूकोज में एल्डोहेक्सोज है ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोज शुगर। एल्डोहेक्सोज शुगर मीन्स
इट कंटेन्स द 6 कार्बन एटम्स विद OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और अगर तुम्हें याद आ रही है ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड इज द कंपोनेंट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड के साथ जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो उसके टोटल 5 कार्बन एटम्स पर जो OH लगा हुआ होता है वो H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमारे पास पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बन जाता है। एक बार पेज पलट के वापस देखना, नोट्स बना रहे हो तुम लोग, एक बार पेज पलट के वापस देखना कि मैं कौन सी रिएक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। वही रिएक्शन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है बिकॉज इट इज 5 कार्बन शुगर, इट विल रिएक्ट विथ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एक काम तो ये होगा। दूसरा काम क्या होगा, ये नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट है, इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और न्यूट्रलाइज करके अल्टीमेटली अपने पास न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। अब जब तुम इनके स्ट्रक्चर देखोगे प्रैक्टिकली तो स्ट्रक्चर देख के तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ। देखो अब स्ट्रक्चर पर आओ, दिस इज बीटा डी राइबोज शुगर, लेकिन ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती। बीटा डी और अल्फा डी मैंने तुम्हें बताया था, एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ। बीटा डी और अल्फा डी का मतलब क्या है, नंबर 1 कार्बन एटम पर अगर OH अपना लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है तो बीटा डी। और एक और चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि जो अपना हेमीएसिटल फॉर्म है जिसमें हम ऐसे करके ऑक्सीजन लगाते हैं, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जिसमें ऐसे करके ऑक्सीजन लगाया जाता है, ये ऑक्सीजन लगाया जाता है ऐसे, दिस इज हेमीएसिटल फॉर्म। जब इस हेमीएसिटल फॉर्म को हम हैवर्थ फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज हैवर्थ फॉर्म, जब इसको हैवर्थ फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते टाइम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड वाली चीजें होती हैं उनको ऊपर लिखते हैं और जो राइट साइड वाली चीजें होती हैं उनको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट में OH सिचुएटेड है, तो लेफ्ट में अगर OH है नंबर 1 कार्बन एटम पर तो उसको हम बोलेंगे बीटा डी। बीटा डी उसके नाम से पहले लगा देंगे। एंड राइबोज इज द नेम ऑफ द शुगर, इस शुगर का नाम राइबोज है। जैसे फ्रक्टोज एक शुगर का नाम है, ग्लूकोज एक शुगर का नाम है, लैक्टोज एक शुगर का नाम है, गैलेक्टोज एक शुगर का नाम है। तो जैसे ये शुगर की नेम है इसी तरह से ये भी शुगर का नाम है। बीटा डी राइबोज मींस एट नंबर 1 कार्बन एटम द OH is situated in left hand side is situated. Then come to the deoxyribose sugar। अब जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर राइबोज शुगर नहीं होती, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। और डीऑक्सी में और ऑक्सी में क्या डिफरेंस है, देखो, कम एट नंबर 3 कार्बन। नंबर 3 कार्बन पर अगर OH के बदले मैं लिख देती हूँ केवल H, अगर मैं यहाँ पर केवल H लिख देती हूँ, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है नंबर 3 कार्बन पर। अगर एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे डीऑक्सी। डीऑक्सी मीन्स रिमूवल ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम रिमूव हुआ है फ्रॉम विच कार्बन एटम, नंबर 3 कार्बन एटम। तो नंबर 3 कार्बन एटम से सॉरी नंबर 3 पर पोजीशन वही रहेगी नंबर 2 से, क्योंकि नंबर 3 के साथ बॉन्डिंग होती है, नंबर 2 पर चेंज आता है, क्योंकि नंबर 3 के साथ दूसरे स्ट्रैंड की बॉन्डिंग होती है। तो नंबर 3 पर चेंज ना आकर द चेंज विल बी एट नंबर 2 कार्बन। तो नंबर 2 कार्बन पर अगर HOH के बदले क्या लिखा हुआ होता है, H और H लिखा हुआ होता है, मतलब कि एक ऑक्सीजन लेस हो गई और एक ऑक्सीजन लेस हो गई, तो अब इसका नाम हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलेंगे। बीटा डी डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाउ कम टू द नाइट्रोजनस बेसिस। देखो जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये नाइट्रोजनस बेसिस मैंने इधर लिखी हुई है। डीऑक्सीराइबोज शुगर 5 कार्बन शुगर है जो डीएनए में प्रेजेंट होती है, एंड राइबोज शुगर 5 कार्बन शुगर है जो कि आरएनए में प्रेजेंट होती है। दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है कि नंबर 2 कार्बन एटम पर अगर HOH प्रेजेंट है तो राइबोज शुगर है, और नंबर 2 कार्बन एटम पर अगर H और H प्रेजेंट है तो इट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। अब आते हैं नाइट्रोजनस बेस की तरफ। जो नाइट्रोजनस बेसिस है बेसिकली दे आर ऑल्सो ऑफ 2 कैटेगरीज। जैसे अपने न्यूक्लिक एसिड की 2 कैटेगरी, अपने शुगर की 2 कैटेगरी, अपने नाइट्रोजनस बेस की भी 2 कैटेगरी। ये सिमिलैरिटी अगर लेकर चलोगे तो चीज़ें आसानी से याद रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, नाइट्रोजनस बेस से आया। नाइट्रोजनस बेस मैंने बोला बेसिकली 2 तरह की होती है। कौन कौन से टाइप की होती हैं,
एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। देखो अब वापस से मैं तुम्हें सीक्वेंस बताती हूँ। न्यूक्लिक एसिड 2 कैटेगरीज, शुगर्स 2 कैटेगरीज, नाइट्रोजनस बेस 2 कैटेगरी और प्यूरिन्स 2 कैटेगरी, पायरिमिडीन्स 3 कैटेगरी। डेविएट कर रहा है, थोड़ा सा डेविएशन है इसमें। प्यूरिन्स में 2 कैटेगरी है, यहाँ तक इसने अपनी फैमिली के रूल को फॉलो किया कि 2 में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ तक इसने फॉलो किया अपनी फैमिली के रूल। प्यूरिन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एडेनाइन एंड ग्वानिन, ठीक है। अब पायरिमिडीन्स 2 तो होती ही नहीं, कौन कौन सी 2 होती है? थायमिन एंड साइटोसिन। लेकिन यूरेसिल भी होती है। अब ये कहाँ होती है? और क्योंकि बेस जो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स हैं, मैंने जो सीक्वेंस यहाँ लिखी है, मैं तुम्हें सीक्वेंस बताऊंगी, तो उस सीक्वेंस में तुम देखोगे कि सीक्वेंस में मैंने 2 को ही लिया, 3 को नहीं लिया, उसमें 2 को ही लिया, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने एडेनाइन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बाकी का स्ट्रक्चर मैंने इसलिए नहीं बनाया कि फिर मैं बाकी और इंपॉर्टेंट चीज़ें बोर्ड पर नहीं लिख पाती। तो बाकी का बेस ही है, स्ट्रक्चर बनाना तुम्हें आ ही गया है, तो उनके स्ट्रक्चर्स उसमें दे रखे हैं, बुक में दे रखे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। बेसिक स्ट्रक्चर यही है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने बना दिया है बोर्ड के ऊपर। देखो एडेनाइन का बेसिक स्ट्रक्चर है, दिस इज एनिलिन, ये वाला पार्ट एनिलिन का पार्ट। एनिलिन के साथ क्या लगा हुआ है? NH लगा हुआ है, CH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड से N लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एडेनाइन, इसको एडेनाइन, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आओ, एक स्ट्रक्चर मैंने नीचे बनाया। नीचे मैंने क्या स्ट्रक्चर बनाया? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, या जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड में बेस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अपना न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड जिसके 2 पार्ट है फर्दर, और ये फॉस्फोरिक एसिड जो इसी का मेन पार्ट है, ठीक है। तो तीनों पार्ट आ गए अपने पास, बेस और ये अपना है फॉस्फोरिक एसिड। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कौन से कार्बन से बेस जुड़ता है और कौन से कार्बन से अपना फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है। देखो दिस इज नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, 3 मैंने लगा दिया है, एंड नंबर 4, ठीक है। समझ में आई बात? नंबर 1 कार्बन से बेस जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे OH होगा और बेस के H के साथ रिएक्ट करके ये वाला H, बेस के H के साथ रिएक्ट करके H2O निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आओ नंबर 5 कार्बन। नंबर 5 कार्बन पर अपने पास CH2OH था, फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट किया, रिएक्ट करके H2O निकला और CH2 की बॉन्डिंग हो गई ऑक्सीजन के साथ, उसकी बॉन्डिंग है फॉस्फोरस। ये अपना स्ट्रक्चर आया, इसका फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इसको बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम न्यूक्लियोटाइड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज का। अच्छा अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताती हूँ बेटा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 3 ना लिखकर 3 डैश लिखा, डायरेक्ट 5 ना लिखकर यहाँ पर 5 डैश लिखा है। जब हम DNA के स्ट्रक्चर में नंबरिंग करते हैं, DNA के स्ट्रक्चर में जब हम शुगर की नंबरिंग करते हैं, सुक्रोज की नंबरिंग करते हैं, जब डीऑक्सीराइबोज की नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करते टाइम डैश लगाते हैं। डैश इसलिए लगाते हैं कि ये बाकी बॉन्डिंग से डिफरेंट बॉन्डिंग है, बाकी जो अभी तक की अपनी बॉन्डिंग चल रही थी, अभी तक की अपनी नंबरिंग चल रही थी, उससे ये डिफरेंट है, इसलिए हम ये लगा देते हैं, इसमें डैश लगा देते हैं। और उस डैश का आगे क्या एप्लीकेशन है वो तुम्हें स्ट्रक्चर देखने के बाद समझता है। अब आते हैं अपने DNA के स्ट्रक्चर की तरफ। ये DNA का स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मीन्स 2 स्ट्रैंड्स। ये 2 स्ट्रैंड मैंने बनाए हैं। 2 स्ट्रैंड का मतलब दिस इज द नंबर 1 स्ट्रैंड एंड दिस इज नंबर 2 स्ट्रैंड। ये 2 स्ट्रैंड है क्योंकि 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर स्पाइरल फॉर्म में सीढ़ी की तरह स्पाइरल फॉर्म में लगे हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में होती है उनकी, ठीक है। अब देखो ये पहला स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं दूसरे, बहुत सारा पार्ट ऐसा है जहाँ पर क्रॉस नहीं कर रहे हैं दूसरे, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर से ऐसा पार्ट आता है कि जहाँ पर वो क्रॉस नहीं करते। अब हम बात करते हैं उस पार्ट के बारे में जहाँ पर वो क्रॉस नहीं करते। देखो एक जगह मैंने बनाकर छोड़ दिया है स्ट्रक्चर, दूसरी जगह मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें दिखाते हुए बनाना चाहती थी कि क्या हमें लिखना है। देखो यहाँ मैंने A लिखा
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। जी लिखा विनाइन के लिए इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। थायमिन के लिए टी लिखा है, साइटोसिन के लिए सी लिखा है एंड यूरासिल के लिए यू मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद और देखो जहां पर मैंने ए लिखा है, ए की बॉन्डिंग हमेशा ही टी के साथ है और डबल बॉन्ड बीच में, मैंने दो लाइनें बनाई हैं, डबल बॉन्ड बीच में। टी की बॉन्डिंग ऑलवेज विल बी विद ए, डबल बॉन्ड। A will always bond with T, double bond. T will always bond with A, again double bond. C will always bond with C will bond with G, the triple bond. ये मैंने बनाया। तो तुम्हें अब क्या समझना है, देखो A is adenine, T is thymine. Adenine will always pair with thymine with the help of double bond. देखो एडेनिन और थायमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड। अगर एक स्ट्रैंड की एडेनिन आ रही है तो उसके सामने ऑलवेज दूसरे स्ट्रैंड की थायमिन ही आती है। अगर एक स्ट्रैंड की साइटोसिन आ रही है तो दूसरे स्ट्रैंड की ऑलवेज वेनाइन ही आती है। अगर एक स्ट्रैंड की वेनाइन आ रही है तो दूसरे स्ट्रैंड की हमेशा साइटोसिन ही आती है। अब यहाँ पर मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपना बनता है डीएनए का, दिस इज कॉल्ड हेलिक्स या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हेलिक्स और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। अब इसमें दो चीजें और स्पेसिफाई करते हैं बेटा। एक स्ट्रैंड यहाँ से देखो जो इनकी क्रॉसिंग है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये क्रॉसिंग हो जाएगी। अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर इनकी क्रॉसिंग हो जाएगी, ये क्रॉसिंग हो जाएगी। तो उस क्रॉसिंग से लेकर और इसके मिडिल तक का पार्ट, ठीक है, मतलब एक हमारे पूरा पूरा बीच में आ रहा है। तो ये मिडिल तक का जो पार्ट है, दिस इज 34 ऑंगस्ट्रॉम, दिस इज 34 ऑंगस्ट्रॉम एंड दिस इज 31 ऑंगस्ट्रॉम, दिस पार्ट इज 31 ऑंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये वाला पार्ट ओके, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया। दिस इज 34 ऑंगस्ट्रॉम एंड दिस इज 31 ऑंगस्ट्रॉम। ये वाली जो डिस्टेंस है 31 ऑंगस्ट्रॉम है और ये वाली जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, दिस इज 34 ऑंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच तक की डिस्टेंस, दिस इज 34 ऑंगस्ट्रॉम, ठीक है। दोनों अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। एंड सेकेंड थिंग, वन मोर थिंग, देखो यहाँ पर जो ये बॉन्डिंग लगी हुई है इनके बीच, AT और GC के बीच जो बॉन्डिंग लगी हुई है, दिस बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है, इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पे ही मैं फोकस करती हूँ। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया था, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो साइंटिस्ट ने बनाया था उनका नाम था J.D. वॉटसन एंड F.H.C. क्रिक। 1953 में उन्होंने अपना ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया। सो इस स्ट्रक्चर में अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो एक तो बनाना जरूरी है, बनाने के साथ साथ ये जो मैंने तुम्हें इधर बताया डिस्क्रिप्शन, ये बताना जरूरी है। एंड देन आपको ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपकी फाइंडिंग्स क्या क्या है। स्ट्रक्चर को देख के आप क्या बता सकते हैं, तो हम क्या बता सकते हैं इसको स्ट्रक्चर को देखकर कि एडेनिन का जो अमाउंट है इट इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडीन्स। एडेनाइन नहीं, सॉरी बेटा, इट इज प्यूरीन्स। Purines are always equal to the pyrimidines. Purines are equal to pyrimidines. Then A will be bonded with double bond with thymine and G
guanine will be bonded with triple bond with cytosine. This is universal. हर एक DNA में ऐसा ही होता है. Then come to between the two strands of DNA. Between the two strands means this one and this one. इन दोनों के बीच में जो मैंने तुम्हें बताया था अभी. Between the two strands of DNA, hydrogen bonds are present. Because of hydrogen bond, the two strands are situated with each other, are existing with each other. Then come to one more important thing जो मैंने तुम्हें भी बताया था. 3' 5' to 3' phosphodiester linkage. अगर किसी लिंकेज में 5' और 3' लिंकेज है, दूसरे जो डीएनए के स्ट्रैंड से जब वो यूनाइट करेंगे तो यूनाइट करते टाइम वो 3' 5' एंड से यूनाइट करेंगे. देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर ये 5' और 3' इसके अंदर है, जब ये दूसरी बेस से जुड़ेगा, क्योंकि सामने से जुड़ रहा है दूसरी बेस से, तो सामने से जुड़ने टाइम उसका 5' एंड इसके 3' पे आएगा और इसका 3' एंड उसके 5' पे आएगा. ठीक है, इस तरह से ये दोनों जुड़े हुए होते हैं कि एक का 5' 3' और दूसरे का 3' 5' ऐसे जुड़े हुए होते हैं. सपोज ये 5' है, 3' है, ये 5' और ये 3' ऐसे जुड़े हुए हैं दोनों स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड. ठीक है, तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी. अब मैं 3-4 पॉइंट तुम्हें बताती हूँ जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं. दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, रिलेटेड टू द सिचुएशन ऑफ द डीएनए एंड आरएनए. डीएनए इज मेनली सिचुएटेड इन न्यूक्लियस, whereas RNA is mainly found in cytoplasm. First point of difference. Second, DNA contains beta deoxyribose sugar, whereas RNA contains ribose sugar. ठीक है. Third point of difference, DNA contains pyrimidines, thymine and cytosine, whereas RNA contains pyrimidines, cytosine and uracil. बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन जो pyrimidine base है, वो pyrimidine base में जो thymine है, it is replaced by the uracil in RNA. Got it? तो ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हुए. अब 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के बाद एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस और आता है. डीएनए इज प्रेजेंट इन डबल हेलिकल फॉर्म, whereas RNA is not present in double helical form. This is 4th point of difference. Now come to number 5 point of difference, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. DNA can replicate. Replicate means, replica means copy. DNA अपने जैसी दूसरी कॉपी अपनी बना सकता है, whereas RNA is unable to form its own replica. और RNA में replication नहीं होता, DNA में replication होता है. तो these are main 5 point of differences जो DNA और RNA में होते हैं. तो ये मैंने तुम्हें बता दिए हैं. अब बेटा अगले वीडियो में, वैसे तो मैं आज ही खत्म करना चाह रही थी पर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज स्कूल का टाइम थोड़ा कम है, तो मैं कल इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगी कंफर्म. कल हम आरएनए के डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हार्मोन्स और विटामिन्स के बारे में भी बताऊंगी. एंड देन दिस चैप्टर इज ओवर. हाँ, एक एंजाइम वाला टॉपिक है, इस वाले चैप्टर में तुम पढ़ लेना. वैसे एंजाइम एक्शन के बारे में, एंजाइम के बारे में मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 5 में पूरा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस दे चुकी हूँ. तो अभी रीडिंग जरूर लगाते रहना चैप्टर के अपने, और जो भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं वो फॉरवर्ड करते रहो. अगर नोट्स बन गए हैं तो मुझे मैसेज से फॉरवर्ड करते रहो. और अब परमिशन मिल गई है कि तुम लोग अगर चाहो तो स्कूल में आके अपने नोट्स चेक भी करा सकते हो, बट आफ्टर टेकिंग परमिशन, not without permission.